नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि स्टीम इंजन के शोर के कारण टॉरकोम जी को काफ़ी परेशानी होती है। ऑडियो नंबर 81 में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। वह बताते हैं, इस शोर की वजह से मैं काफ़ी चीज़ें भूलता जा रहा था। जैसे कि मैं एक टेबल से दूसरे टेबल पर कोई टूल लेने जाता या लोगों से कुछ कहने जाता तो मैं बीच रास्ते में ही भूल जाता कि मैं दूसरी टेबल पर किस वजह से जा रहा था। मैंने नोटिस किया कि हर व्यक्ति करीब आधे घंटे या 1 घंटे तक सुन्न हो जाता और उनकी याददाश्त 80% तक कम हो गई थी। इसलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में इंजीनियर्स और लीडर्स से बात की। मैंने कहा कि इंजन का धुआं वर्कशॉप में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि यह काम आवाज़ से बहुत दूर होना चाहिए और उसके बाद इंजन अपने स्थान पर आना चाहिए। धीरे धीरे बहुत सारे तर्क देने के बाद उन्होंने मेरा सुझाव स्वीकार किया और हम यह काम वर्कशॉप से 1/4 मील की दूरी पर करने लगे। हालांकि शोर अब भी बहुत हाई पिच का था, लेकिन अब हमारी याददाश्त इससे प्रभावित नहीं हो रही थी। इस अनुभव से मैंने सीखा कि आवाज़ हमारे दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे हमें सुनने की समस्या और हमारे शरीर में भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। साधारणतः धुएं के रिलीज होने के बाद जब मैं लोगों से बात करता तो मैं उनकी आंखों में देखता कि वे कितने कंफ्यूज्ड और खोए हुए लगते। 1 महीने के बाद मैंने नोटिस किया कि वर्कर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे थे। उनका माइंड स्पष्ट तरीके से काम कर रहा था और वे पहले की अपेक्षा ज़्यादा आनंदित थे। हमारे चीफ ने इसे नोटिस किया। उन्होंने आकर इस विराट परिवर्तन के लिए मुझे बधाई दी। यहाँ तक कि कुछ पड़ोसी भी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वे बहुत खुश हैं कि ट्रेन उनसे काफ़ी दूरी पर है और धुआं छोड़ने की आवाज़ अब पहले की तरह ख़राब नहीं है। धीरे धीरे मैंने एक फ्लेक्सिबल पाइप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो स्टीम को ज़मीन के अंदर वाले छेद में ले जाती और वहाँ धुआं छोड़ा जाता, जिससे कि यह शोर 80% कम हो गया। लोगों ने बताया कि यह सिस्टम कई और डिपो में भी पहुंच गया, जिससे लोग दूसरे तरह के डिवाइस का भी निर्माण करने लगे ताकि धुआं छोड़ने का शोर कम से कम हो। मैंने नोटिस किया कि रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद मेरे कान पहले की तरह संवेदनशील नहीं रहे। जैसे कि पहले मेरे कान मेरे आसपास होने वाली मामूली सी आवाज़ के प्रति भी संवेदनशील थे और यह भी स्पष्ट होता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद मेरे कान कुछ आवाज़ों को रजिस्टर नहीं कर पाते थे और जब मैं उन्हें सुनता भी था तो मुझे ध्यान देना पड़ता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। चूँकि मैं एक म्यूजिशियन था और मैं वायलिन बजाया करता था, मेरे कान भी म्यूजिकल थे। रेलवे में काम करने के बाद इन्हें काफ़ी क्षति पहुंची, लेकिन 5 या 6 साल बाद यह सेंसिटिविटी वापस आ गई और मेरी सुनने की क्षमता नॉर्मल हो गई। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। हम एक नई घटना की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है नाइटली थीव्स, यानी रात को चोरी करने वाले। हमारी दूसरी समस्या थी रात को होने वाली चोरियाँ। चोर रात को अपनी टोकरियाँ लेकर आते और कोयले चुराते, भारी कोयले जो रेलवे स्टेशन के पास 2 या 3 बड़े पहाड़ की तरह होते। पहले अपने लीडर से बात करने पर मैंने कहा, कुछ लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए चोरी कर रहे थे। 1 या 2 छोटी टोकरियाँ। यह समुंदर में 1 बाल्टी पानी निकालने जैसा था, इसलिए हमें इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा, जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता
कि हो क्या रहा है तब तक हम कोई समस्या क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उन्हें जानना है कि चोर कौन है, कौन थे और वे क्यों चोरी कर रहे हैं। आखिरकार मैंने इसके पीछे एक वॉचमैन लगाया और उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जो बहुत गरीब था और वह करीब 10 पाउंड कोयला अपने घर को गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए ले रहा था। हमने उसे वार्निंग दी और कहा कि वह चोरी न करे। उसके बाद मैंने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, अगर तुम्हें कोयले की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें दिन में आना होगा और तुम बिना किसी तर्क या समस्या के कुछ बाल्टियाँ भरकर ले जाओ। वह राजी हो गया और मैंने उसे हर दिन एक बाल्टी भरकर दे दी। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि शहर से एक दूसरा व्यक्ति आया है जो उसके साथ तर्क कर रहा है। इसलिए मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो आदमी शहर से आया था उसे मैं जानता था। वह वहाँ का लोहार था। तुरंत मैंने अनुमान लगाया कि यह आदमी इस लोहार को कोयला बेच रहा है, क्योंकि इस समय दूसरे सोर्सेस से कोयला पाना प्रायः असंभव था। सिर्फ सरकार ही लोकोमोटिव इंजिन्स के लिए रेलवे स्टेशन पर कोयला ला सकती थी। हमारे कुछ इंजिन्स सिर्फ तेल पर ही चलते थे। कुछ कोयले के द्वारा काम करते थे, जिससे आसमान में गहरा धुआं निकलता और परिवेश को प्रदूषित करता। उनका तर्क खत्म होने पर मैंने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। कुछ मिनट के हेजिटेशन के बाद वह बोला, अगर मैं उसे कोई नुकसान न पहुँचाऊँ तो वह मुझे बता सकता है। उसने कहा कि उसकी सैलरी उसके परिवार के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वह हर सप्ताह कुछ बाल्टियाँ उस लोहार को बेच रहा था ताकि उन पैसों से वह अपने घर कुछ चावल और चीनी खरीद कर ला सके। मैं उसके साथ उसके घर गया। मैंने उसकी दादी, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे और उसकी बहन को बहुत बुरे हालातों में देखा और उसकी सैलरी बहुत ही कम थी। इसलिए मैंने कहा, यह अच्छी स्थिति नहीं है। मैं तुम्हारे कार्यों को समझता हूँ, लेकिन तुम जानते हो हम जो भी चोरी करते हैं वह ईश्वर के खजाने में हमारे कर्ज का निर्माण करता है। इसलिए मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें सफाई के काम से हटाकर तुम्हारा प्रमोशन कर दूं और तुम्हें मैकेनिक का असिस्टेंट बना दूं, क्योंकि तुम यंग हो और यह काम कर सकते हो। विचार विमर्श के बाद और कुछ अरेंजमेंट्स करने के बाद मैंने उसे असिस्टेंट बना दिया और उसकी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन वह काफ़ी बुद्धिमान था और उसने 1 साल में ही इंजन के कुछ पार्ट्स के लिए मैकेनिक का टेस्ट पास कर लिया और उसकी सैलरी फिर बढ़ा दी गई। वह मेरे इस अरेंजमेंट से बहुत खुश था। रेलवे स्टेशन के डिवीज़न का चीफ वहाँ था। एक बार जब हमारी पार्टी चल रही थी, वह मुझे एक कोने में ले जाकर बोला, तुम्हारे पास ज्ञान है। मैं देख रहा था कि तुमने इस समस्या को कैसे हल किया। तुमने उसे सज़ा नहीं दी, बल्कि तुमने उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। तुमने उसे ज़्यादा और बड़ा काम देकर उसे चैलेंज किया। उसने कहा, पूरे महीने मैं तुम पर नज़र रखे हुए था कि तुम इस समस्या को कैसे हैंडल करते हो। मैंने पूछा, चूँकि आप इस समस्या को देख रहे थे, क्या यह वाकई गंभीर थी? आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।